हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो इन माय चैनल। अभी हम जिस मैच के बारे में बात करने वाले हैं वो है कल होने जाने वाला रॉयल लंडन कप का मैच, जो कि होने जा रहा है सरे और समरसेट के बीच में। तो ये मैच होने जा रहा है केरिंगटन ओवल लंदन में, जो कि सरे का घर है। वाइटलिटी ब्लास्ट में तो हमने बहुत ही ज़्यादा मतलब इन्फॉर्मेशन रखा हुआ था इस ग्राउंड के बारे में। मतलब अभी कुछ ऐसा ही स्टेज पे हम आ गए थे वाइटलिटी ब्लास्ट में कि जब भी मैच हो तो हमें पता होता है कि यहाँ पर करना क्या होता है। बाकी मैच से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन वो तो वीडियो के द्वारा आपको पता चल ही जाता था, लेकिन ग्राउंड के बारे में वाइटलिटी ब्लास्ट में हमने बहुत ही ज़्यादा आइडिया रखे रखा था। अभी हमें देखना ये है कि इस फिक्सचर में या इस तरह के फॉर्मेट में भी ये ग्राउंड उसी तरह के कैरेक्टरिस्टिक शो करता है या नहीं। आई होप आपको काफ़ी आइडिया होगा वाइट बस से। जितना आइडिया है क्या है आपको बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में, मुझे भी पता चले कि आप लोगों ने कितना सीखा था वहाँ से। अभी दोनों टीमों के बारे में अगर हम बात करें तो सरे का हालत आप देख सकते हैं, ठीक है। एक तो हर सीज़न में ही इनके तरफ से मेन प्लेयर्स अवेलेबल होते नहीं हैं, उसके ऊपर जो प्लेयर्स अवेलेबल हो सकते थे उनमें से भी इंजर्ड हैं, उसके ऊपर कुछ प्लेयर्स को मिड सीज़न में ही 100 में ज्वाइन होना पड़ा है। तो चीज़ें बिल्कुल भी सही नहीं चल रही, स्पेशली उनकी बैटिंग। लास्ट मैच हमने प्रेडिक्ट करा था कि उनकी तरफ से हम ज़्यादा कुछ होपफुल होने वाला चीज़ें नहीं देख पा रहे हैं, और ऐसा ही गया था। लेकिन अगर आपने नोटिस करी होगी, बॉलिंग उनकी निहायत ही ख़राब नहीं रही थी, ठीक है। बॉलिंग उन्होंने सही करा था, प्रेशर में डाला हुआ था उतने लो स्कोर के टारगेट को भी। अगर उनके पास 60-70 रन और होता तो शायद क्या पता वो जीत भी जाते। लेकिन बैटिंग बिल्कुल ही अच्छा नहीं चल रहा है। हाशिम आमला अपने नाम के हिसाब से अभी तक परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। स्टोनमन का तो हमने देख ही लिया है, और जो बताया है मैंने कि उनका कुछ ऑब्जर्वेशंस वो कुछ हद तक काम आया था लास्ट मैच में। जेमी स्मिथ एक कंसिस्टेंटली डिपेंडेबल बैटिंग ऑप्शन रहे हैं, वो भी लास्ट मैच फेल हुए थे। हो सकता है वन आउट ऑफ मैच वो फेल हो जाए, ज़रूरी नहीं हर मैच वो चले। लेकिन वही बात है कि चीज़ें बिल्कुल भी सही नहीं चल रही है सरे के लिए। अभी यहाँ पे इन फॉर्म सोमरसेट को वो हराएंगे ऐसा उम्मीद शायद सरे के बहुत बड़े जो सपोर्टर्स हैं वो भी नहीं कर रहे होंगे। सोमरसेट की बात करें तो चीज़ें बहुत ही सही चल रही हैं उनके लिए। उनके जो बैकअप प्लेयर्स इस टूर्नामेंट में खेल रहे हैं वो भी काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। कैप्टन बेन ग्रीन कैप्टनसी पाने लायक काम वो कर रहे हैं। बैटिंग में एक्सपीरियंस जो है डेविस और हिलड्रेथ लीड कर रहे हैं। यंग प्लेयर्स जैसे कि केसी ऑलड्रिच, जब उनका सिलेक्शन 3-4% हुआ करता था तब से हमने इनको आइडेंटिफाई करा था। अभी तो चलिए काफ़ी लोग इनको ले भी रहे हैं। बॉलिंग पे जो डेवी वगैरह हैं और भी जो बॉलर्स हैं यंग प्लेयर्स, वो काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। इनकी तरफ से अंडर 19 अंडर 20 प्लेयर्स को लेकर ये खेल भी रहे हैं और सक्सेसफुल भी हो रहे हैं। तो काफ़ी इन्फॉर्म है और मोमेंटम भी काफ़ी अच्छा रख रही है सोमरसेट की टीम, ठीक है। तो ये तो है करंट सिचुएशन, जो आप सभी को पता भी होगा अगर आपने इनके मैचेस देखे होंगे या खेले होंगे। अभी हम देखेंगे कि हिस्ट्री क्या कह रहा है और कहाँ कहाँ पे ऑब्जर्वेशन हम कुछ रख सकते हैं, जिसके ऊपर काम करके हम कुछ एक्सपेरिमेंट्स इस मैच में कर सकते हैं। वेदर बारिश के चांसेस हैं, स्पेशली सेकंड इनिंग्स में। अभी जो मुझे दिख रहा है होपफुली ये सही हो जाए। फर्स्ट इनिंग्स और टॉस के टाइम मुझे कोई बारिश अभी तक दिख नहीं रहा है। ये कुछ पिछले सीज़न की बातें हैं, और पिछले सीज़न की ही तरह सरे का इस सीज़न में ही हालत चल रहा है, और बहुत उम्मीद मुझे भी अभी नहीं नज़र आ रहा है इनकी टीम से। आखिरी 5 मैचों की बात करें तो सोमरसेट जैसा आप अभी भी उम्मीद रख सकते हैं, 5-0 से यहाँ पर आगे वो चल रहे हैं। इस ग्राउंड पे अगर बात करें तो यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा होपफुल होने लायक सरे के लिए कुछ नहीं है। मोस्टली मैचेस वो हारे थे पिछले एडिशन में, तो सिर्फ 1 जीत और 3 हार, और उसके पहले भी जो 3 मैचेस के रिजल्ट आए थे वहाँ पर 2 जीत और 1 हार, मतलब ज़्यादा मैचेस वो हारे ही हैं, आप समझ सकते हैं। अभी देखते हैं जब ये दोनों टीमें आमने सामने होती हैं तो क्या होता है। कुछ प्लेयर्स के नाम यहाँ पे आएंगे, उनको नोटिस करते रहना अगर आप थोड़ा बहुत रिकॉर्ड्स की मानना चाहते हो तो। पहला नाम जो 2015 में आपके सामने आ रहे हैं वो है स्टीवन डेविस, जो अभी खेलते हैं सोमरसेट की टीम में। तो इतना तो आपको आइडिया लग ही गया होगा पहले पॉइंट से ही कि स्टीवन डेविस अपने पुराने टीम के अगेंस्ट में और पुराने होम ग्राउंड पे खेलने आने वाले हैं। ऑफ कोर्स जो टीम अभी खेल रही है और जो पहले वो जो टीम के होकर खेलते थे वो अलग है, लेकिन इस ग्राउंड के बारे में उनको काफ़ी आइडिया रह सकता है, क्योंकि ये सड़े का घर हुआ करता है और इनका भी एक टाइम पे होम ग्राउंड हुआ करता था। बाकी अगर हम बॉलरों की बात करें तो करंट स्क्वाड में कोई भी ऑफ कोर्स अवेलेबल नहीं है। जेमी ओवरटन तो अभी सड़े की टीम में है, लेकिन वो इंजरी के चलते बाहर है, बाकी कोई अवेलेबल नहीं है। 267 बना से सरे ने, जो कि डिसेंट स्कोर है आप कह सकते हैं, लेकिन सोमरसेट ने काफ़ी इजीली चेस कर लिया था। वापस से कोई अवेलेबल नहीं है, ना ही बॉलिंग से ना ही बैटिंग से। ये मैच हुआ था टॉन्टन में, जो कि सोमरसेट का घर है। अगला मैच जो हुआ था ओवल में, हमें पहला मैच देखने को मिल रहा है, और सरे का बैटिंग यहाँ पे हो गया था कोलैप्स। हालांकि ऑल आउट वो नहीं हुए थे, लेकिन रन भी नहीं बना पाए थे। 163 फॉर 6। कोई नहीं है करंट स्क्वाड में, सोमरसेट ने इजीली चेस कर लिया था, वहाँ पर भी कोई नहीं है। कोई भी इंडिविजुअल इस मैच से भी हमें नहीं मिला है। अगला मैच वापस से ये मैच हुआ था टॉन्टन में। सरे ठीक ठाक सा स्कोर था, आप देख सकते हैं, जहाँ पर स्टोनमन के रन्स थे। डेवी जो करंट स्कोर में अवेलेबल है, इनकी कुछ परफॉर्मेंसेज रहे हैं। सोमरसेट ने वापस से यहाँ पर बैटिंग डोमिनेशन करा, और तीनों ही मैच में सोमरसेट ने चेस किया और
इजीली चेज़ किया। आप देख सकते हैं यहाँ पर 3 ओवर रहते चेज़ कर लिया, हालांकि थोड़ा विकेट यहाँ पर गिरा था लेकिन चेज़ हो गया। उसके बाद तो ये तो बहुत इजीली चेज़ कर लिया था, 180 रन का टारगेट जो था 23 ओवर में ही। उसके बाद 291 के टारगेट को और भी इजीली उन्होंने बना दिया, लगभग 6 ओवर बाकी था, 4 विकेट हाथ में थे। जिसको लीड किया था वैंडम मर्वा ने। हालांकि यहाँ पे स्टार्ट जो था सरे का बॉलिंग से कम बेटर हुआ था, लेकिन वैंडम मर्वा नंबर 6-7 पे आकर बहुत ही एक बड़ा इनिंग्स वो खेल के गए थे और जीत हासिल करा था यहाँ पे सॉमरसेट की टीम। चौथा मैच 2018 का मैच है जो ओवल में मेरे ख्याल से लास्ट मैच है दोनों टीमों का। वापस से सरे का यहाँ पर बैटिंग अच्छा नहीं हुआ है और जैसे कि आप करंट सिचुएशन में उम्मीद रख सकते हैं वैसा ही हिस्ट्री भी लगभग वैसा ही रहा है। हालांकि करंट स्क्वाड में कोई अवेलेबल नहीं है, लेकिन आप नोटिस कर सकते हैं पेसर जो रहे हैं स्पेशली लुइस ग्रेगोरी और क्रेग ओवर्टन ने यहाँ पर रुला के रखा हुआ है सरे की टीम को। सॉमरसेट ने वापस ही सीरीज चेस कर लिया, हिल कुछ रन है, बाकी कोई भी करंट स्क्वाड में अवेलेबल नहीं। और आखिरी जो मैच हुआ था दोनों टीमों के बीच में जो हुआ था टॉन्टन में आखिरी एडिशन में, सरे का यहाँ पर भी बैटिंग ठीक ठाक सा था, 9 विकेट लेकिन गिरे थे। जेमी स्मिथ और रायन पटेल करंट स्क्वाड मेंबर्स में से आपको दिख जाते हैं। बाकी बॉलिंग पे डेवी जिनका कुछ नाम आया है 1-2 बार, सॉमरसेट ने वापस से इजीली चेस कर लिया। तो एक चीज़ जो हम कॉमनली देख पा रहे हैं, सरे की बैटिंग शायद हमेशा ख़राब नहीं भी हुई है, कुछ मैचों में उन्होंने 280-90 के आसपास रन बनाया भी है, लेकिन सॉमरसेट एज ए बैटिंग साइड यहाँ पे कंसिस्टेंट रहे हैं। ठीक है, हमेशा ही उन्होंने बैटिंग से यहाँ पर डोमिनेट करके रखा हुआ है। करंट स्क्वाड में आपको वापस से हिलरेथ दिख जाते हैं, बार्टलेट दिख जाते हैं, मैक के यहाँ पर कुछ परफॉर्मेंसेस थे लेकिन वो भी नहीं रोक पाए सॉमरसेट को इस रन को चेस करने में। कुछ परफॉर्मर्स यहाँ पर आपके सामने आए हैं, जैसे कि हिलरेथ के आप नाम देख सकते हैं जो पुराने प्लेयरों में से हैं। पेसर्स जो रहे हैं सॉमरसेट की तरफ से, उन्होंने यहाँ पर बहुत दुखी करके रखा हुआ है। नाम जिनके हैं वो तो नहीं है चलिए, लेकिन अभी हमें देखना पड़ेगा करंट स्क्वाड में कौन कौन से ऐसे बॉलर हैं जिनके ऊपर हम कुछ सोच भी सकते हैं। अगर हम ओवल के मैचेस को थोड़ा अलग करके देखें तो लास्ट जो मैच हुआ था वहाँ पे भी सेम हालत रहा था, सरे का बैटिंग कोलैप्स, ओवरटन ग्रेगोरी जो पेसर्स रहे हैं उन्होंने डोमिनेट करा और सॉमरसेट ने सिर्फ 2 विकेट खो के चेस कर लिया था। और उसके पहले वाले मैच को अगर हम देखें तो यहाँ पर भी वही चीज़, एक जो चीज़ नोटिस करने वाली है कि सरे ओवर के बाहर उनका बैटिंग बुरा नहीं रहा है। आप नोटिस करो 267 उन्होंने बनाया था, ठीक ठाक स्कोर है, चलिए सॉमरसेट ने चेस कर लिया वो तो अलग बात है, लेकिन सरे का बैटिंग बुरा नहीं। उसका टॉन्टन में जैसे ही वापस आ गए हम, 290 यहाँ पर भी उन्होंने बनाया। उसके बाद टॉन्टन फिर से 289, सेम रेंज का ही लगभग स्कोर है, लेकिन ओवल जो उनका घर है यहाँ पे उनसे खेला नहीं जा रहा, रन नहीं बनाया जा रहे। 129 पर वो निपट गए और यहाँ पर भी 163 फॉर 6, ठीक है, और वापस से सॉमरसेट ने इजी चेस कर लिया। तो कुछ हद तक कहानी जो है हमें सिमिलरिटी नज़र आ रही है। ऑफकोर्स प्लेयर्स आप ढूंढ नहीं सकते हैं, वो तो अवेलेबल नहीं है, लेकिन कहानी जो रहा है इन दोनों टीमों का इस पिक्चर में वो लगभग सिमिलर सा ही रहा है। ठीक है, सरे स्पेशली अपने घर पे तो उनका हालत बहुत ख़राब रहा है बैटिंग से भी, और बॉलिंग तो कभी भी उनकी अच्छी रही ही नहीं। ठीक है, अगर हम समराइजेशन पे आ जाएं तो जो चीज़ आपको देखने को मिलेगा वो है सॉमरसेट के बॉलरों की लिस्ट, जो कि बहुत ही लंबी रही है। क्रेग ओवर्टन ने रुला के रखा हुआ है, 5 मैच 13 विकेट। उसके बाद लुइस ग्रेगोरी ओवर्टन के भी नाम है, 2 ही मैच उन्होंने खेला है, लेकिन दोनों ही मैच में बंचेस से विकेट उन्होंने निकाल के रखा हुआ है। हालांकि अभी तो वो अवेलेबल नहीं है। अच्छा याद रखना, सरे ने अभी तक कोई स्क्वाड जो है अनाउंस नहीं करा है, तो पता नहीं कि कौन कौन खेल सकते हैं, कौन कौन से नया इंक्लूशन अगर होता है तो कौन हो सकता है। मैं यही सोच के ये वीडियो बना रहा हूँ कि अभी तक जो लास्ट मैच का टीम रहा है सरे का, उसी टीम से वो खेलेंगे। अभी इस ग्राउंड के बारे में बात करते हैं। ठीक है, हेड टू हेड की क्या क्या चीज़ें हमें देखने को मिला है, आपने नोटिस कर लिया होगा आई होप। अभी हम बात करेंगे हेड टू हेड ग्राउंड के बारे में और देखेंगे कि इस ग्राउंड पे जो आइडिया हमने रखा था वाइट रेड ब्लास्ट में, उसको यहाँ पे कितना हम अप्लाई कर पाते हैं 50 ओवर मैचेस में। तो ये है पहला मैच जो हुआ था सरे बनाम एसेक्स, 278, डिसेंट स्कोर आप कह सकते हैं। करंट स्क्वाड में कोई अवेलेबल नहीं है। पेसर्स का अपर हैंड, साथ में लेग स्पिनर्स ने यहाँ पर विकेट निकाला था। एसेक्स का बैटिंग यहाँ पे हो गया था कोलैप्स, या फिर आप ऑल आउट कह सकते हैं, वो हो गए थे। करंट स्क्वाड में सिर्फ करंट स्क्वाड में तो कोई नहीं है, लेकिन सिस्टम में बैटी और जैक्स अवेलेबल है, बाकी भी कोई बॉलर रहे होंगे लेकिन उनमें से कोई अवेलेबल नहीं है। उसके बाद मिडिलसेक्स के अगेंस्ट मैच हुआ था, 277 उसी रेंज का स्कोर बन रहा है। पहले इनिंग्स में आप देख सकते हैं 278 यहाँ पर बना था, यहाँ पर 277। बाकी बैटी और जैक्स ही करंट सिस्टम में है, बाकी कोई नहीं है। सरे चेज़ नहीं कर पाई लगातार दूसरी बार, जहाँ पर चेजिंग टीम को पीछे रहना पड़ा। पेसर्स के साथ लेग स्पिनर्स, यहाँ पर आप मिडिलसेक्स का लेग स्पिनर मतलब समझ सकते हैं नितिन साउटर जो खेलते हैं, उन्होंने यहाँ पर 4 विकेट निकाला हुआ था। अगला मैच फिर से बैटिंग फर्स्ट में आप नोटिस करो 307 यहाँ पर हालांकि बने, थोड़ा ज़्यादा रन बना, 280 हम बनते हुए देख रहे थे 280 के आसपास, यहाँ पर थोड़ा 20-25 रन ज़्यादा बन गया। मैककड़ के यहाँ पर परफॉर्मेंस रहे हैं रायन पटेल के साथ,
और जैक्स वगैरह के परफॉर्मेंसेस हैं। सरे यहाँ पर चेस तो नहीं कर पाए, लेकिन जैसा मैं हमेशा कहता हूँ कि स्टोनमैन के चेजिंग में हमेशा रिकॉर्ड्स अच्छे रहे हैं, तो उसका ही एग्जाम्पल एक है ये, जहाँ पर स्टोनमैन ने 70 रन बनाया था, लेकिन सरे यहाँ पर चेज़ नहीं कर पाई। और तीसरा मैच लगातार जहाँ पर चेजिंग टीम चेज़ नहीं कर पा रही है। पेसर्स का तो रहा ही है, लेकिन साथ में स्पिनर्स के भी कुछ कुछ विकेट्स हैं। और चौथा मैच जो था उसके बाद ये मैच हुआ था केंट के आगे। इसमें आप नोटिस कर सकते हैं सरे हमेशा ही एक जैसे मैंने लास्ट मैच की वीडियो में बताया हुआ था कि सरे का जो सिस्टम है ना, पता नहीं क्या होता है कि बैटिंग फर्स्ट में उनका उतना अच्छा रिकॉर्ड रहा नहीं है वैसे। हालांकि इस ग्राउंड पे जो पहला मैच था सरे ने जीत हासिल करा था, बैटिंग फर्स्ट में डिसेंट स्कोर बनाया था, लेकिन उसके बाद से वैसे भी यहाँ पर वो हारे ही हैं। और यहाँ पर तो बैटिंग फर्स्ट में उनका कोलैप्स भी हुआ था जो केंट के अगेंस्ट में था। नोटिस कर सकते हैं स्पिनर्स यहाँ पे कुछ ना कुछ रोल लेके जाते हैं, ठीक है। और पेसर्स का रहा है केंट ने यहाँ पर इजीली चेस कर लिया, जहाँ पर मैककर का परफॉर्मेंस है जो कि हिस्टोरिकली भी इस ग्राउंड पे ठीक ठाक सा परफॉर्मर रहे हैं, और वैसे भी परसेंटेज प्लेयर हैं, क्योंकि तो कोई ज़्यादा बोलने वाली बात नहीं है। तो जो हम देख पा रहे हैं कि चेजिंग यहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन उसके लिए थोड़ा रन भी आपको बनाना पड़ेगा। 260 270 के आसपास अगर आप बना देते हैं तो यहाँ पर चेजिंग बहुत मुश्किल हो जाता है। हालांकि 127 रन बना के आप ऑफकोर्स उम्मीद नहीं रख सकते कि आप डिफेंड कर लेंगे। पेसर्स तो हैं ही, पेसर्स क्वांटिटी में ज़्यादा होते हैं, लेकिन स्पिनर्स और लेग स्पिनर्स स्पेशली यहाँ पे काफ़ी हद तक काम पे आ जाते हैं, ठीक है। यही कुछ चीज़ें हैं जो हम यहाँ पे से नोटिस कर पाते हैं। सरे का सिस्टम अगर मैं बताऊँ तो ये तो चलिए 2019 के मैचेस मैंने आपको दिखाया। अगर मैं उसके पहले भी मैचेस आपको दिखाऊँ तो आपको दिखेगा कि सिस्टम उनका जो रहा है ना, बैटिंग फर्स्ट में अच्छा नहीं रहा है। चेजिंग में उन्होंने कुछ मैचों में अच्छा करा भी है। ओवरऑल आप समझ सकते हैं कि सरे की टीम से बहुत सारे इंटरनेशनल प्लेयर्स नहीं खेलते हैं, मेन प्लेयर्स जो होते हैं नहीं खेलते हैं, तो इसलिए हमेशा ही उनको पीछे ही रहना पड़ता है। लेकिन अगर स्पेसिफिकली बताया जाए तो बैटिंग फर्स्ट में न जाने उनको सिस्टम को क्या हो जाता है, उतना वो सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं दैन जितना सक्सेस उन्होंने बैटिंग सेकंड में हासिल करके रखा हुआ है, ठीक है। इंटरनेशनल कुछ मैचेस को अगर हम कंसीडर करने की कोशिश करें तो यहाँ पर भी हमें वही देखने को मिलता है कि बहुत ज़्यादा रन्स यहाँ पे नहीं बन रहे हैं। पेसर्स तो रहते ही हैं, साथ में स्पिनर्स यहाँ पे आप देख सकते हैं। बांग्लादेश और न्यूजीलैंड का मैच हुआ था जो वर्ल्ड कप में ऐसा हमें देखने को मिला है। हालांकि रन्स बनाए जा सकते हैं, जो दिखाया था इंडिया ऑस्ट्रेलिया की टीम ने। ऑस्ट्रेलिया जितनी बार आई है रन उन्होंने बनाया है, एक बार श्रीलंका के अगेंस्ट में भी था, लेकिन वही बात है, ठीक है। तो इनको देखकर हम ज़्यादा कुछ समझ नहीं सकते। डोमेस्टिक लेवल की अगर हम ज़्यादा बातें करें तो बेहतर है, जहाँ पे हमें 270 280 यहाँ पर विनेबल टोटल दिख रहा है, ठीक है। इस सीजन में एक मैच जो होने का था नॉर्दर्न डचार के अगेंस्ट में, वहाँ पर कुछ ओवर का ही मैच हुआ था, लेकिन ज़्यादा हो नहीं पाया था बारिश के चलते। बारिश के चांसेस कल भी हैं, देखना पड़ेगा कि कितना मैच हो पाता है। तो ये रही सारी चीज़ें जो हमारे पास अवेलेबल था बताने लायक ग्राउंड के बारे में। हेड टू हेड की चीज़ तो आपने देखी है, परफॉर्मेंस आप ढूंढ नहीं सकते, वो आपको मोस्टली पिक्चर में नहीं मिलते हैं, यहाँ पर भी नहीं मिलने वाले हैं। अभी हम बात करते हैं प्लेइंग 11 की तरफ और क्या क्या चीज़ें हैं और कहाँ कहाँ पे हम काम कर सकते हैं। देखिए हाशिम अमला एक ऐसे नाम है, आप हमेशा ही इनको छोड़ने से डरेंगे, ठीक है। हालांकि जिस तरह के फॉर्म से वो गुजर रहे हैं बहुत ज़्यादा होपफुल होने लायक तो नहीं है, ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन क्या है कि इनका नाम बहुत बड़ा है। बैटिंग फर्स्ट में अगर आप दोनों में से एक को लेना चाहते हैं, अगर लेना चाहते हैं तो दोनों में से किसी एक को, तो ऑफकोर्स मैं हमला को ही प्रायोरिटी दूंगा, क्योंकि स्टोनमैन के रिकॉर्ड बैटिंग फर्स्ट में कभी भी अच्छे रहे नहीं हैं। उसके बाद रायन पटेल पिछले मैच में भी कुछ रन उन्होंने बना के रखा हुआ था, और बॉलिंग शायद उन्होंने नहीं कराया था, बैटिंग से ही आप उम्मीद रख सकते हैं कुछ रखना है तो। जेम स्मिथ तो वैसे भी कीपर सेक्शन में डिपेंडेंसी दे रहे हैं, और कोई ज़्यादा ऑप्शन भी नहीं है आपके पास सर की तरफ से लेने लायक। टॉम डेविड फॉरेनर हैं, क्यों रख के रखा है इनको मुझे नहीं पता, और मैंने खास करके इनको लॉन्गर फॉरवर्ड कुछ करते हुए कभी देखा नहीं है। भाई टेरिड ब्लास्ट से इनको काफ़ी मौके मिले हैं, लेकिन अभी तक तो कुछ खास उन्होंने करके रखा नहीं है। निको राइफर, उसके बाद रिकी क्लार्क पिछले मैच में बैटिंग से थोड़ा कंट्रीब्यूट उन्होंने करा था, प्रॉपर ऑलराउंडर की तरह यूज़ हो रहे हैं। बाकी ज़्यादा कुछ उम्मीद तो अब इनसे रख नहीं सकते, काफ़ी एज हो चुकी है इनकी, और अगर मेन प्लेयर्स अवेलेबल होते तो इनको खेलने का मौका भी नहीं मिलता। निक किम्बर ने थोड़ी सी बैटिंग करी थी पिछले मैच में, बाकी बॉलिंग की तो बात है, जितनी कम करे उतनी ही बेहतर। मैककर जैसा कि आप एक्सपेक्टेशन रख भी सकते हो, उन्होंने अच्छा ही करा था, और इस ग्राउंड पे भी उनके परफॉर्मेंसेस डिसेंट रहते हैं, और पैसे ही परसेंटेज बॉलर हैं और कोई ऑप्शन भी नहीं है आपके पास ज़्यादा, तो रख सकते हैं हम बैट डन। और डैन मोरियार्टी मैं हमेशा कहता हूँ कि किलिंगटन ओवल के बाहर का परफॉर्मेंस अच्छा रहता है किलिंगटन ओवल में, लेकिन जहाँ पे स्पिनर्स के लिए हेल्प होता है लिटरली आप देख सकते हैं, वहाँ पर वो उतना अच्छा नहीं कर पाते हैं। तो अभी क्या है कि पिछले मैच में जो ऑब्जर्वेशन मेरा रहा है सारे की तरफ से कि बैटिंग बहुत ख़राब रही है उनकी, तो हमें उनकी तरफ से ऐसे प्लेयर्स को ही कंसीडर करना चाहिए मेरे हिसाब से, जो आपके लिए दोनों इनिंग्स में काम पे आ सकें। यहाँ पे हमारे लिए मैच ईजियर हो सकता है अगर सरे पहले बॉलिंग करती है, तो तब आपके लिए ऑटोमेटिकली टीम में आ जाएंगे कैनन मैककर, जो कि ऑटोमेटिकली आपकी टीम में है भी। डन को भी आप कंसीडर कर सकते हैं, डन ने अच्छी बॉलिंग कराई थी लास्ट मैच में, विकेट भी उनको एक मिला था।
इवन रिकी क्लार्क भी एक अच्छे ऑप्शन के तौर पर आ जाते हैं। डन और डैन मोरियार्टी में से किसी एक को ही जनता लेगी। डैन मोरियार्टी परसेंटेज प्लेयर हो सकते हैं अभी, लेकिन जो ऑब्जर्वेशन मैंने आपसे शेयर किया कि इस ग्राउंड पे डैन मोरियार्टी का रिकॉर्ड कभी भी उतना अच्छा नहीं रहा है जहाँ पे होना चाहिए उनको। उसके बाद जेमी स्मिथ, ये 4 प्लेयर्स तो आपके लिए हो ही गए, मतलब डन और मोरियार्टी में से कोई एक, मैककर, रिकी क्लार्क, जेमी स्मिथ, रायन पटेल 5वें। और अगर चेजिंग कर रही है टीम तो आप स्टोरमैन के साथ जा सकते हो, ठीक है। नहीं तो 5 प्लेयर्स में से ही कहीं पे स्टोरमैन को मैनेज कर लो, वही बहुत बड़ी बात होगी। क्योंकि जहाँ से हमें प्लेयर ज़्यादा लेने हैं वो है सॉमरसेट की तरफ से, ठीक है। आप जैसे कि मैं बार बार आपको समझाना चाहता हूँ कि बैटिंग क्योंकि सारे का ख़राब है तो मिनिमम 3 बॉलिंग ऑप्शंस तो आपकी टीम में होने ही चाहिए। एक मेजर चेंज जो सॉमरसेट की टीम में होगा वो है बेन ग्रीन नहीं खेलेंगे, जो कि कैप्टन है। कोविड का कोई इशू रहा है उनका तो वो नहीं खेलेंगे, लेकिन बहुत बड़ा इंक्लूशन जो होने वाला है वो है मर्चेंट डिलैंग का। मर्चेंट डिलैंग पहले खेलते थे ग्लैमर गन के होकर और क्या ही तबाही मचा के रखा था उन्होंने। लास्ट एडिशन उन्होंने खेला था रॉयल लंडन कप का। तो वैसे भी देखिए नाम इनका काफ़ी बड़ा हो चुका है 100 से। वाइट रेटेड क्लास में उन्होंने डिसेंट परफॉर्मेंस करा हुआ था, बैटिंग से भी बॉलिंग से भी। तो ऑटोमेटिक्स सबके पिक में हो जाएंगे और काफ़ी लोग कैप्टन हैसियत बना सकते हैं, ठीक है। हालांकि पर्टिकुलरली सरे के अगेंस्ट में उतना ज़्यादा कोई रिकॉर्ड इनका नहीं है, लेकिन ग्लैमर गन के होकर जब ये खेलते थे लास्ट एडिशन में इन्होंने बहुत ही बड़े परफॉर्मेंस करा हुआ था। ग्लैमर गन की बॉलिंग जो कुछ हद तक अच्छी रही हुआ करती थी, उसमें उनका काफ़ी कंट्रीब्यूशन रहा था। तो डिफ़ॉल्ट पिक बन जाएंगे अगर मर्चेंट डिलैंग आते हैं तो। बाकी डेविस कीपर सेक्शन में पहले चॉइस होते हैं आपके लिए। बेटर परफॉर्मर यही नजर आए हैं और इनके पास बहुत बड़ा इनिंग्स खेलने का भी एबिलिटी है, अपने पुराने होम ग्राउंड पर भी खेलने आने वाले हैं। बाकी सैम यंग रियू को क्यों खिलाया गया था पिछले मैच में मुझे नहीं पता, क्या ऐसा कर लिया उन्होंने। आपको पता होगा कि रिसेंटली जो काउंटी वर्सेस इंडिया का फ्रेंडली मैच हुआ था वहाँ पर भी ये खेले थे, हालांकि ज़्यादा कुछ उन्होंने करा नहीं था। और जो चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि सरे वीकर हो सकती है, लेकिन उनका वीकर रहा है बॉलिंग, माफ करना बैटिंग, ठीक है। तो ऐसे ऐसे वैसे किसी भी प्लेयर को आप बैटिंग सेशन से पिक नहीं कर सकते। तो इन दोनों प्लेयर्स को तो हम स्मॉल लीग में कम से कम नहीं ले पाएंगे। हिल्ड्रेथ मस्ट है, आप इनको छोड़ नहीं सकते, एकमात्र एक्सपीरियंस बैट्समैन मिडिल ऑर्डर में इनकी तरफ से है। तो 3 प्लेयर्स ऑलरेडी हो गए, डेविस, डेलैंग, हिल्ड्रेथ। बाकी ऑप्शंस की बात करते हैं। लुइस गोल्ड्सवर्थ पिछले मैच में ओपनिंग बॉलिंग पे आए थे और अगर मैं बहुत गलत नहीं हूँ तो इनको बैटिंग ऑर्डर में भी सही जगह बैटिंग मिल रहा है और प्रॉपर्ली बॉलिंग भी कराया था पिछले मैच में। जो 20 ओवर का मैच हुआ था 4 ओवर की बॉलिंग उन्होंने कराई थी, मतलब कोटे का जो 4 ओवर होता है। तो प्रॉपर बॉलिंग इनको मिल रही है, बैटिंग तो चलिए आ ही जाते हैं सही जगह पे। और ये ग्राउंड है केनिंगटन ओवल जहाँ पे स्पिनर जनरली खाली हाथ जाते नहीं हैं, तो इनकी बॉलिंग जो है ना आपके लिए बहुत काम पे आ सकती है। वैसे भी मुझे लगता है काफ़ी लोग इनको ले भी रहे हैं, लेकिन यहाँ पे मैं कहूँगा कि आपके लिए सेफ कैप्टन वाइस कैप्टन ऑप्शन भी बन सकते हैं लुइस गोल्ड्सवर्थ, ठीक है। उसके बाद अगर हम नीचे आएंगे तो केसी ऑलरिच जो लगातार अच्छा करे जा रहे हैं। और अगर आपको किसी बॉलर को कैप्टन हसन बनाने की आप सोच रहे हो डेलाइन के बाहर भी, तो ऑलरिच ऑप्शन हो जाते हैं। डेवी जिन्होंने भी काफ़ी अच्छा करा हुआ था। और तीसरा पेसर ऑप्शन आपके लिए हो सकते हैं। आपके पास एक ऑप्शन होगा कि आप डेवी को लो या फिर आप जाओ जॉर्ज ड्रिसल के साथ। सोनी बेकर का भी ऑप्शन है। सोनी बेकर काफ़ी यंग है लेकिन काफ़ी पोटेंशियल उन्होंने शो करा हुआ है पहले 2-3 मैच में, हालांकि लास्ट मैच उनको विकेट नहीं मिला था। खास कुछ मैंने उनको करते हुए नहीं देखा था लोअर डिवीजन क्रिकेट में, लेकिन परफॉर्म काफ़ी अच्छा कर रहे हैं वो। लेकिन ऑलरेडी आपके पास केसी ऑलरिच हैं, डेलैंग हैं, गोल्ड्सवर्थ हैं, 3 बॉलर्स हैं। और ड्रिसल का यहाँ पे मैं नाम जिक्र करना चाहूँगा, ये पहले खेलते थे ग्लॉस्टरशायर के होकर और लोअर डिवीजन क्रिकेट में जो लास्ट मतलब एडिशन हुआ था 2019 में, वहाँ पर उन्होंने काफ़ी अच्छा करके रखा हुआ था। और यहाँ पर आप स्पिनर्स की बात कर रहे हैं केनिंगटन ओवल में, तो ड्रिसल आपके लिए काफ़ी अच्छे पिक बन सकते हैं। स्पेशली बैटिंग फर्स्ट अगर हो रही है ना तो ड्रिसल को आप सीरियसली कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि ये तब बैटिंग भी करके आ सकते हैं। और अगर बैटिंग फर्स्ट होती है तो पॉसिबिलिटी है कि इनके पास बैटिंग मिल भी जाए, क्योंकि मैं बार बार जो आपको रिमाइंड करवाना चाहूँगा कि सरे का जो है बॉलिंग बुरा नहीं है, बैटिंग है, ठीक है। तो हमारे टीम में जो जो प्लेयर्स होंगे, डेविस होंगे, हिल्ड्रेथ होंगे, गोल्ड्सवर्थ, ऑलरिच, डेलैंग, ये 5 प्लेयर्स आप ऑलरेडी टीम में दबा के रखो, इनको नहीं हटाना है। इसके बाद जिनको हम ऐड कर सकते हैं, ड्रिसल 6ठे प्लेयर और 7वां प्लेयर्स यहाँ पे डेवी का ऑप्शन है, जिनको आप कंसिडर कर सकते हो। 3-4 बॉलर्स अगर आप लेके जाते हो मुझे नहीं लगता दिक्कत होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो ऑलरिच हैं, डेलैंग हैं, गोल्ड्सवर्थ हैं, ये आपको बैटिंग से भी कंट्रीब्यूट करके दे सकते हैं। और सरे स्पेशली अगर ये बैटिंग फर्स्ट करते हैं तब तो इनके पास बैटिंग आ भी सकती है। और यहाँ पर तो मैंने बता ही दिया कौन कौन से प्लेयर हमें लेना है सर की तरफ से। तो यही कुछ प्लेयर्स हैं जिनको लेकर हम हमारा स्मॉल लीग का सिस्टम जो है बनाएंगे। कैप्टन भास्कर चॉइस की बात करें तो ज़्यादा कोई परफॉर्मर आपको देखने को मिलेगा नहीं। रायन पटेल को शायद ही कोई अभी कैप्टन भास्कर बनाए, लेकिन टीम में सबके होंगे, लेकिन परसेंटेज के हिसाब से यही है। उसके बाद मैक्कर और आमला, जेसन स्मिथ, या फिर आप यहाँ पे स्टोनमैन को भी कंसिडर कर सकते हैं। आमला अभी आप कंसिडर कर सकते हैं कि काफ़ी लोग इनको टीम में लेंगे नाम के बेसिस पे,
और वही बात है कि नाम इनका बहुत बड़ा है, एक्सपीरियंस जितना है वो पूरे दोनों टीम के स्क्वाड मिलाकर भी शायद किसी का नहीं हो, तो इनको ड्रॉप करना हमेशा ही रिस्की हो सकता है और ये लंबा इनिंग्स भी खेल सकते हैं। बाकी देखिए फॉर्म का तो कोई अता पता है नहीं, कैप्टनसी भी कर रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, लेकिन उस तरह से खड़े नहीं उतर पाए हैं। बाकी देखना पड़ेगा क्या होता है आगे। समर्सेट की तरफ से हिल्ड्रेथ और डेलैंग जैसे ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल होंगे। डेलैंग परसेंटेज अभी कम है, लेकिन ये आपको ही पता है जब भी लोग उनको खेलते हुए देखेंगे ऑटोमेटिकली ले लेंगे, इसलिए क्योंकि बेन ग्रीन जो नहीं है वो परसेंटेज कैप्टन हो सकते थे, वो अवेलेबल नहीं होंगे, तो डेलैंग की तरफ लोग आराम से जा सकते हैं उनकी जगह पर। उसके बाद गोल्ड्सवर्थ और डेविस और ऑलरिच ड्रिसल जैसे ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल होंगे जिनके ऊपर आप काम कर सकते हो। अच्छा, यहाँ पे मैक्कर का भी ऑप्शन है। मैक्कर का इस ग्राउंड पे हमेशा परफॉर्मेंस अच्छा रहा है, तो आप इनको भी कैप्टनसी के लिए कॉन्सिडर ऊपर मैंने रखा है। अरे ठीक है, चलो जाने दो। तो मैंने इस तरह का एक स्ट्रक्चर बनाया है और यहाँ पे मैंने उम्मीद रखी है कि सोमरसेट पहले बैटिंग कर रही है, ठीक है। तो देखिए 3 बैट्समैन मैंने रखे हैं और वैसे भी डेलैंग, ड्रिसल, ऑलरिच ये भी बैटिंग कर लेंगे, तो दिक्कत वाली बात नहीं है। और क्योंकि यहाँ पर सरे चेस कर रही है तो इसलिए मैंने स्टोरमन को रख लिया है और आमला परसेंटेज प्लेयर बन चुके हैं, क्योंकि और कोई ज़्यादा ऑप्शन नहीं है आपके पास। आप क्या कर सकते हैं, अगर सोमरसेट पहले बैटिंग कर रही है ना, आप यहाँ पे एडी बायरॉम को ट्राई कर सकते हैं। एडी बायरॉम ने कुछ मैचों में स्टार्ट लिया था और ये डोमेस्टिक सर्किट में भी ठीक ठाक परफॉर्मर रहे हैं। 30-35 रन अगर बना देते हैं तो भी आपके काफ़ी काम पे आ सकता है। अगर आमला उससे कम रन बनाए तो नहीं भी लोगे तो भी दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि बाकी बहुत सारे आपके पास प्लेयर्स होंगे जिनको आप डिफरेंशिएशन के तौर पे ले सकते हैं। क्या सिर्फ मैक्कर को मैंने रखा है बॉलिंग के तौर पे, और कोई प्लेयर को मैंने नहीं रखा है। तो आप कहाँ पे काम कर सकते हैं, यहाँ पर एक्स्ट्रा अगर आपको बॉलर ऐड करना है आप रायन पटेल के ऊपर कुछ सोच सकते हैं। थोड़ा रिस्की होगा क्योंकि कॉमन प्लेयर होंगे, और जेमी स्मिथ का भी एक ऑप्शन यहाँ पे बना रहेगा। अगर बैटिंग से बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करते हैं तो एक्स्ट्रा बॉलर अगर 1-2 विकेट कहीं से निकाल लेते हैं तो आपके लिए काम पे आ सकते हैं। एक्स्ट्रा बॉलर अगर आप लेना चाहते हो तो समझ लीजिए मैं यहाँ पे स्मिथ को ही हटा रहा हूँ इनिशियली, तो मैं सजेस्ट यही आपको करूँगा कि आप मैट डन के साथ जाइए मोरियार्टी के ऊपर, क्योंकि मोरियार्टी का इस ग्राउंड में परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा है हिस्टोरिकली। होना तो चाहिए, विकेट्स उनको मिलना चाहिए यहाँ पे, लेकिन मिलता नहीं है, अभी पता नहीं क्यों, क्या होता है उनको। और यहाँ पे आपके पास मौका मिलेगा कि आप रिकी क्लार्क को भी कंसीडर करें, ठीक है। पिछले मैच बैटिंग से थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट उन्होंने करा था और बॉलिंग भी इनको प्रॉपर्ली मिल रही है, स्पेशली गर्सन के जाने के बाद से। तो रिकी क्लार्क एक सेफ ऑप्शन हो सकते हैं, ये आपको दोनों तरफ से पॉइंट भी दे सकते हैं। बाकी मैक्कर है, रायन पटेल है, रायन पटेल का भी एक ऑप्शन बना रहेगा क्योंकि बॉलिंग ये नहीं कराते हैं ज़्यादा अभी, ठीक है। तो यही कॉम्बिनेशन भी मुझे बुरा नहीं लग रहा है। थोड़ा सा रिस्क रहेगा कि आपने स्मिथ को नहीं रखा है, जो काफ़ी कंसिस्टेंट नज़र आ रहे हैं और इस ग्राउंड पे भी उन्होंने कुछ रन बना के रखे हुए हैं। इसीलिए कैप्टन वाइस कैप्टन चॉइस की बात करते हैं तो मुझे लगता है सेफेस्ट हो सकते हैं गोड्सवर्थ ही, ठीक है, क्योंकि इनकी बॉलिंग यहाँ पे काम पे आ जाएगी, बैटिंग हैंड भी ठीक ठाक ही कर रहे हैं, वो बहुत बुरा नहीं चल रहा है इनका परफॉर्मेंस। डेलैंग का ऑप्शन हमेशा बना रहेगा क्योंकि लास्ट जो एडिशन उन्होंने खेला था बहुत ही अच्छी बॉलिंग उन्होंने कराई थी, बैटिंग भी कर सकते हैं। और ऑलरिच, ये 3 मुझे लगता है आपके लिए काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। ऑलरिच को अभी हो सकता है कुछ लोग लें, शायद ही मुझे लगता है कोई छोड़ने वाला है, सभी शायद लेंगे, लेकिन ये प्रॉपर ऑलराउंडर की तरह आपके लिए काम पे आ सकते हैं। और मैं जो चीज़ बार बार डिमांड करवाना चाहूँगा कि सरे का बॉलिंग बुरा नहीं हो रहा है, ठीक है, तो इनके पास बैटिंग नहीं आएगी ये सोचने का कोई बात यहाँ पे नहीं है। सरे की तरफ से किसी को कोई जोन आपको अंडर एस्टिमेट करना है तो आप उनकी बैटिंग को कर सकते हैं, ना ही बॉलिंग को, ठीक है। इवन हिल्ड्रेथ वगैरह का भी ऑप्शन है, हिल्ड्रेथ, स्टीवन डेविस जो अपने पुराने घर पे खेलने आने वाले हैं, लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ा सेफ जाने का ही सजेशन दूंगा क्योंकि क्या पता यहाँ पे लो स्कोरिंग कुछ इनकाउंटर हो, ठीक है। हालांकि हिस्टोरिकली सोमरसेट का बैटिंग बहुत ही अच्छा रहा है, लेकिन जिन प्लेयर्स का नाम रहा है वहाँ से हिल्ड्रेथ के अलावा कोई ज़्यादा आपको दिखेंगे नहीं। और हिल्ड्रेथ का जो परफॉर्मेंस आपको मेजरली दिखेगा ना, वो होता है कूपर एसोसिएट टॉन जो होता है उनका घर सोमरसेट का, वहाँ पे। उसके बाहर उतना ज़्यादा उनका परफॉर्मेंस रहा नहीं। इस सीजन में भी 2 मैच उन्होंने बड़े इनिंग्स बनाए हैं, वहाँ पर ही बनाए हैं, तो वही बात है। टीम में हमारे ऑफकोर्स जरूर होंगे, लेकिन कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी के लिए मैं सजेस्ट करूँगा कि आप सेफर ऑप्शंस के साथ ही जाइए, लो स्कोरिंग मैच यहाँ पे हो सकता है। तो ये रही सारी चीज़ें और सारी एनालिसिस। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना, चैनल को टेलीग्राम चैनल पर जरूर ज्वाइन हो जाना, क्योंकि लास्ट वन पे सारी अपडेट्स वगैरह वहीं पे आने वाली हैं। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर दिस मैच एंड गुड बाय फॉर नाउ।